सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अल्कोहल का चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। और पिछली बार हम लोगों ने डायहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में जो है उसकी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात की थी, और उसके बाद में रिडक्शन किस प्रकार से होता है उनके बारे में बात की। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है पिनेकोल रीअरेंजमेंट, जिसको हम कहते हैं पिनेकोल और पिनेकोलॉन पुनर्विन्यास। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इस टॉपिक की बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। रिएक्शन महत्वपूर्ण इसलिए है कि अक्सर एग्ज़ाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन छोटा या बड़े रूप में पूछे जाते हैं। विशेष रूप से क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, इसलिए ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये हमारे डायहाइड्रिक अल्कोहल जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट टॉपिक है। आप सब लोगों ने जितना जो भी अब तक हमने डायॉल्स के बारे में बात की है, निश्चित रूप से आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, उस लेक्चर को देखा होगा। अभी मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो अपना जो लास्ट टॉपिक है इसका ये आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप ये पूरा जो चैप्टर है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, और उसके बाद में जो थोड़ा सा पोर्शन रह जाएगा ट्रायोडिक अल्कोहल का, उसमें करीबन 6-7 लेक्चर्स के बाद में ये जो अल्कोहल का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे अपन स्टार्ट करते हैं आज पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले पिनेकोल क्या होता है ये समझना है। तो पिनेकोल क्या है? दो निकटवर्ती तृतीय कार्बन परमाणु पर दो अल्कोहलिक समूह उपस्थित होने पर जो बना हुआ 1,2 डायॉल होता है उसे हम पिनेकोल कहते हैं, वो पिनेकोल कहलाते हैं। तो क्या है कि दो टर्शरी कार्बन एटम हैं जो एकदम विसिनल पोजीशन पे, निकटवर्ती पोजीशन पर हैं, उसके ऊपर दो OH ग्रुप लगे हैं, और ये 1,2 डायॉल जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको पिनेकोल कहते हैं। पिनेकोल मीन्स टू टर्शरी कार्बन एटम्स which are at a vicinal position to each other, and each carbon atom contains one OH group that is known as 1,2 that is also known as pinecol, or it is actually the 1,2 diol। तो हमने जो अब तक डायोल्स देखे हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि दोनों जो कार्बन है वो टर्शरी हैं, वो तृतीय कार्बन एटम। फिर सबसे जो सिंपल फॉर्म ऑफ पिनेकोल है वो क्या होगा कि दो कार्बन जो दोनों टर्शरी हों वो हैं, उस पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हों, तो उसका क्या नाम होगा? तो वो है, सरलतम पिनेकोल है 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डायॉल। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे सरलतम पिनेकोल की संरचना बनाइए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट सिंपल पिनेकोल। सो दैट इज 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डायॉल। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और अगर हमको हमको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना हो तो हम लिखेंगे Me2 यानी मिथाइल 2 कार्बन OH डॉट देन कार्बन OH Me2, यानी इसको हम दोनों तरफ जो है मिथाइल ग्रुप के बीच में कार्बन और OH को हम बीच में दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको संरचना जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसकी रिएक्शन क्या होती है? ये जब तनु H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो पिनेकोलोन बनता है। कोलोन मीन्स ONE, दैट मीन्स कोई कीटोन उसमें बनता है। तो पिनेकोल से पिनेकोलोन अरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है, और जो उसमें कैटलिस्ट के रूप में काम में आता है वो डाइल्यूट H2SO4 या तनु H2SO4 की उपस्थिति में ये होता है। इस पुनर्विन्यास को पिनेकोल पुनेकोलेन पुनर्विन्यास कहते हैं। दिस अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट इज नोन एज पिनेकोल-पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज 1,2 डिस्प्लेसमेंट। इसको 1,2 विस्थापन भी हम कहते हैं। अब इसकी अगर अपन रिएक्शन देखें तो क्या है? देखिए, कार्बन है जो टर्शरी है, इस पर एक तरफ CH3, दूसरी तरफ CH3, और तीसरी तरफ दूसरा कार्बन है, और नीचे OH समूह जुड़ा है। दूसरे कार्बन की भी यही स्थिति है। तो ये हो गया पिनेकोल। इसकी रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में, यानी हमने बात की डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, CH3 एक टर्शरी कार्बन एटम है, और उसके पास वाले कार्बन एटम पर हमने देखा उसमें एक कीटोनिक या कार्बोनाइल ग्रुप है, और उसके बाद CH3 है। तो अरेंजमेंट होकर क्या हुआ कि जो दो OH थे उसके स्थान पर अब एक कीटोनिक ग्रुप
उसमें सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इसको हम कहते हैं पिनेकोलोन। तो ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखिए इसकी क्रियाविधि के बारे में हम बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो 4 पदों में, मतलब 4 स्टेप्स में ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। तो पहला पद क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। पहले पद में क्या है, हाइड्रोक्सी समूह का उत्क्रमणीय प्रोटोनीकरण और जल के अणु का विलोपन, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बोधनायन बनता है। यानी कि हाइड्रोक्सी समूह का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका क्या होता है, उसका रिवर्सिबल प्रोटोनेशन होता है, और जल का जो अणु है, वाटर मॉलिक्यूल है, उसका इलिमिनेशन यानी विलोपन होता है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकैटायन बनता है। देखिए अपन यहां देख सकते हैं CH3C CH3OH, फिर कार्बन, फिर CH3OH, जैसा आपके सामने देख सकते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट पिनेकॉल है उसकी संरचना दी हुई है, H+ आयन उसमें हम जोड़ेंगे तो एक H+ आयन जो है वो ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो वो OH2 बन जाएगा, जिस पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होगा। फिर सेकंड स्टेप में इसमें से एक एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसका विलोपन हो जाएगा जल के अणु का, और उसके कारण से कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकैटायन के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो ये तो है पद प्रथम। फिर दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, मध्यवर्ती सेतु कार्बोनियम आयन का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट ब्रिज कार्बोकैटायन। तो एक इंटरमीडिएट ब्रिज कार्बोकैटायन का बनना, ये सेकंड स्टेप। तो उपयुक्त कार्बोधनायन जो है मध्यवर्ती सेतु कार्बोनियम आयन में बदल जाता है। जैसे हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकैटायन है विच इज कन्वर्टेड इनटू एन जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रिज कार्बोनियम आयन जो है, कार्बोकैटायन जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यह एक अंतः अणु पुनर्विन्यास है, अभिगामी यानी CH3 समूह सबस्ट्रेट से पृथक नहीं होता। देखिए यहां पर क्या है, इस रिएक्शन को अपन अगर देखें, स्टेप को देखें, तो यहां पर कार्बन पर प्लस चार्ज है और दूसरा कार्बन जो है उस पर उसकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो अब क्या होगा कि जो CH3 समूह है वो इस पे दोनों कार्बन से जुड़ जाएगा और दोनों के साथ में वो एक तरह से एक ब्रिज की तरह से जुड़ा होता है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं मध्यवर्ती सेतु कार्बोनियम आयन बोलते हैं। इसमें CH3 के ऊपर प्लस चार्ज है। अब ये दोनों कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, पूर्ण अभिगमन के पश्चात प्राप्त कार्बोधनायन का अनुनाद द्वारा स्थिरीकरण हो जाता है। मतलब देयर इज एन स्टेबलाइजेशन ऑफ दैट कार्बोकैटायन विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द मिथाइल ग्रुप। तो अब एक CH3 ग्रुप का एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर कंप्लीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें जो कार्बोकैटायन मिलेगा उसका हम क्या देखेंगे, उसका स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस से होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्रिज कार्बोकैटायन है, ब्रिज कार्बोकैटायन से हमने देखा कि CH3 जो है वो एक कार्बन पर अटैच हो गया, उसका माइग्रेशन हो गया और दूसरे कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। अब जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आया उसके और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो स्टेबलाइजेशन के कारण आ जाता है और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पर प्लस चार्ज वाला है। तो ये स्टेप 3 है। स्टेप 4 में उपयुक्त कार्बोधनायन से प्रोटॉन निकलकर ऑक्सी यौगिक पिनेकॉल कोलोन बन जाता है। अब ये 4th स्टेप में क्या होगा कि जो हमने देखा कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो हुआ, उस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण से जो आयन बना था उसमें से ऑक्सीजन के ऊपर से प्रोटॉन निकल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है जो कि काफी अनस्टेबल होता है। तो वो एक प्रोटॉन को लूज करता है और उसके लूज करने से क्या होता है, एक कीटोन जो है वो बन जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार के पिनेकॉल के अभिगामी समूह यानी जो माइग्रेटरी ग्रुप्स हैं उसमें विस्थापन का क्रम निम्न प्रकार है। तो जैसे माइग्रेशन कौन सा ग्रुप करेगा, उसमें सबसे पहले इजीली जो माइग्रेट करने वाला ग्रुप है वो है CH3, फिर है टर्टरी ब्यूटाइल ग्रुप, फिर है प्रोपाइल ग्रुप और फिर इथाइल और फिर उसके बाद में मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से उनका ये ऑर्डर होता है। परंतु जिसमें 2 फिनाइल ग्रुप हैं या 2 बेंजीन रिंग हैं
PH2COHMe2 में अभिगामी समूह जो है वो फिनाइल ना होकर मिथाइल है और निम्न प्रकार अभिक्रिया होती है। यानी कि अगर ऐसा केस है, एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो ग्रुप जो मूव करेगा वो मिथाइल होगा, वो फिनाइल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनेगा वो कार्बोनियम आयन मिथाइल ग्रुप के माइग्रेशन से बनेगा और फिर वो स्टेबलाइज होगा और स्टेबलाइजेशन होने के बाद में वो एक प्रोटॉन लूज करेगा और उसके बाद में हम देखते हैं कि उससे लास्ट में जो पिनेकोलोन जो है वो उसका निर्माण होता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फर्मेंटेशन है। ग्लाइकॉल के किण्वन से कई प्रकार के यौगिक, जैसे मतलब ग्लाइकॉल का जब हम फर्मेंटेशन करेंगे तो कई प्रकार के यौगिक जैसे प्रोपेनोइक एसिड, एन ब्यूटेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, ट्राईमिथिलीन ग्लाइकॉल, सक्सिनिक एसिड, एन ब्यूटेनॉल आदि का निर्माण होता है। तो जब भी इसका फर्मेंटेशन होगा तो मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशली एसिड्स की हम बात करें, वो एसिड्स जो हैं वो इसमें बनते हैं। विशिष्ट प्रकार के यौगिकों के निर्माण में विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया की भूमिका होती है। अभी जो फर्मेंटेशन की जो एक्टिविटी है वो किस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में की जा रही है उसके हिसाब से ही जो है वो उसका फर्मेंटेशन प्रोडक्ट उसमें बनता है। उदाहरण स्वरूप बेसिलस ब्यूटिकस बैक्टीरिया जो है वो एन ब्यूटारिक अम्ल का निर्माण करता है। तो विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन, दैट विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द fermentation process. For example, we are talking that Bacillus butyculus bacteria, when it is used and it yields N-butyric acid. So the fermentation products are actually, it is dependent on the type of the bacteria which is used in the process of fermentation. तो fermentation के लिए, किण्वन के लिए कौन सा बैक्टीरिया हम काम में ले रहे हैं उस पर ये निर्भर करता है। फिर इसके उपयोग हैं तो बहुत सामान्य है जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल के उपयोग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? विलायक के रूप में, यानी इट इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। फिर है टेरिलीन, यानी टेरिलीन जो कि एक पॉलीमर है, विस्कॉस रेयॉन, पॉलीयूरिथेन बहुलक और डाईऑक्सेन, डाईएथिलीन ग्लाइकॉल आदि के निर्माण में। ये डाईऑक्सेन और डाईएथिलीन क्या है, ये सामान्य रूप से सॉल्वेंट के रूप में काम में आते हैं। फिर है इथिलीन ग्लाइकॉल, डाईनाइट्रेट, डाईनाइट्रोग्लिसरीन के साथ फॉस्फेट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जिसका जो नाइट्रेशन प्रोडक्ट होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका काम जो है वो यूज एक्सप्लोजिव के रूप में किया जाता है। फिर है वायुयानों के पंखों पर बर्फ के बनने या जमने से रोकने के लिए इसे हिम विरोधी यानी एंटी फ्रीज के रूप में काम में लेते हैं। जब बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, तो वहाँ पर जो प्लेन्स वगैरह होते हैं उस पर, उसके विंग्स पर जो है उस पर आइस नहीं जमे, तो उसको रोकने के लिए इसका जो है वो पेंट में इसको मिला के यूज़ किया जाता है। तो हिम विरोधी के रूप में, एंटी फ्रीज के रूप में काम में लिया जाता है। इसी तरह से विद्युत संघनित्रों में डाई इलेक्ट्रिक के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है अल्कोहल में, जो सेकंड टॉपिक है वो है डायहाइड्रिक अल्कोहल का, वो आज कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टर्न से इसके आगे का जो टॉपिक है वो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने 1,2 डायोल के बारे में बात की, अब हम प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, जिसको हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये जो अल्कोहल का टॉपिक है वो आने वाले 5-6 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा अल्कोहल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।